आत्माओं की भीड़ स्टेशन पर लग चुकी थी। सब एकाएक ट्रेन में घुसते जा रहे थे और वहीं टीटी खड़ा था जो एक एक करके सबकी टिकट देख रहा था। वेदा अंदर गए, पीछे पीछे बेताल भी आ गया। कमाल है, उन्होंने आपको पहचाने ही नहीं। मुझे तो लगा शायद आपको पहचान लेंगे और आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। आप बेताल हैं, कोई सामान्य आत्मा तो है नहीं। जिस पर हंसते हुए बेताल कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही ताकतें हैं? अरे हम भी कुछ हैं। एकदम से ट्रेन भर गई, हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन तेजी से जा रही थी और साइड बर्थ पर वेदा और वो बेताल बैठे हुए थे। बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? कितना टाइम लगेगा इसे सिक्किम पहुंचने में? और वो कौन सी जगह है जहां पर वो द्वार है? वेदा ने पूछा, जिस पर बेताल कहता है, वेदांत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और ये आसाम के पास ही उतरेगी और फिर सीधा उस जगह की ओर जाएगी। तो कुछ ऐसा करो कि जैसे उतरे हम ट्रेन को उस द्वार के पास लेकर जाए। वेदा हंसते हुए कहते हैं, आप बस टीटी और ड्राइवर को देखो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। और हाँ, मुझे कोई निशानी तो बताओ उस द्वार की, क्योंकि मैं ट्रेन के ऊपर जाने वाला हूँ और आपको अंदर रहना है। ये सुन बेताल भी हैरान हो गया कि ट्रेन के ऊपर जाना। खैर, बेताल ने बताया कि उसे वहाँ पर गाढ़े लाल रंग का धुआं दिखाई देगा जो तेजी से उठ रहा होगा और वो दूर से दिखने लग जाएगा। और ठीक ऐसा ही वेदा को हिमाचल जाते हुए भी दिखाई दिया था। उसने ये भी बताया कि ट्रेन के उस दुनिया में जाने से पहले उन दोनों को उतरना होगा, वरना वो भी बाहर नहीं आ पाएंगे। वेदा सारा प्लान समझ गए और खड़े होकर गेट के पास चले गए। वो ट्रेन आसमान में उड़ रही थी। वो बस इंतज़ार कर रहे थे इस ट्रेन के ज़मीन पर उतरने का, और जैसे ट्रेन नीचे उतरती वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते और अपने प्लान को अंजाम देते। कुछ देर बाद ट्रेन नीचे ज़मीन पर उतरी। वेदा बाजुओं पर चढ़ाकर ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगे। हालांकि बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि वो ट्रेन सामान्य रफ्तार से नहीं जा रही थी, बहुत तेज़ थी। पर वेदा भी कम ताकतवर नहीं थे। वो खिड़की को पकड़कर ऊपर गए। वो बीच में थे तो भागते हुए इंजन की तरफ जाने लगे। उन्हें वो लाल रंग का गाढ़ा धुआं उड़ते हुए दिखाई दे रहा था और वो काफ़ी दूरी पर था और ट्रेन उल्टी दिशा पर जा रही थी। तो वेदा भागते भागते बस इंजन पर गए। उन्होंने अपनी ताकत को एकत्रित किया और जोर से चिल्लाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपनी पूर्ण शक्तियां दो ताकि इस ट्रेन को मैं कालराज की दुनिया में फेंक सकूं। इतने में वो सफ़ेद पंख का टैटू चमका और वेदा की आंखें चमकने लगी। एक ताकत का प्रभाव उन्हें महसूस हुआ कि बड़े बड़े पंख आ चुके हैं और वो काफ़ी ताकतवर हो गए। उन्होंने ट्रेन के इंजन को उठाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रहा था। उन्होंने अपना दायां पंख नीचे की ओर किया और बायां ऊपर, जिससे वो ट्रेन अपनी दिशा बदलने लगी। वेदा समझ गए कि बस उन्हें हवा के नियंत्रण को देखना है और पंखों की मदद से वो उस ट्रेन को कालराज की दुनिया की तरफ लेकर जा सकते हैं। वहीं नीचे वो ट्रेन चालक हैरान हो रहा था, क्योंकि वो ट्रेन दूसरी दिशा में जा रही थी और उसे दूसरी दिशा में जाना था। वो भी सोच पाता कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि इतनी देर में टीटी आया। ये क्या हो रहा है? ट्रेन किस तरफ जा रही है? ये ताकत किसकी है? ये हमें जल्दी से मालिक को बताना होगा। उतनी देर में वहां पर बेताल भी पहुंच गया। ऐसे कैसे बताना होगा? पहले हमसे तो निपट लो। नीचे इंजन में बेताल उन दोनों से लड़ाई कर रहा था और ऊपर वेदा उस ट्रेन को काबू करके उस दिशा की ओर लेकर जा रहे थे जिस दिशा में उस कालराज की दुनिया थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहे थे। बेताल, हम बस पहुंचने वाले हैं, जल्दी से कूदो बाहर। इतना बोल वेदा सीधा उस ट्रेन को उस कालराज की दुनिया में धक्का देते हैं और खुद कूद जाते हैं। उनके साथ साथ बेताल भी कूद गया। क्योंकि वो द्वार खुला हुआ था तो उनके सामने वो पूरी की पूरी ट्रेन उस दुनिया के अंदर चली गई, उस कालराज की दुनिया के अंदर। उस ट्रेन के जाते ही वेदा ने राहत की सांस ली, पर अभी वो आसाम के हाईवे पर थे और उन्हें सिक्किम जाना था। और हाईवे ऐसा था जो पूरा सुनसान था, तो उन्हें कोई साधन नहीं मिलने वाला था। पर उन्हें समझ आया कि उनके पास तो भी शक्तियाँ हैं, वो अपनी पूर्ण शक्तियों पर आए हुए हैं
तो बेताल का शुक्रिया अदा करते और निकल जाते हैं सिक्किम के उस स्टेशन की ओर। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, अविनाश निरंजन मिनी ट्रेन से स्टेशन पर आए। आर्मी वाले भी अंदर वेदा को ढूंढ रहे थे और ये वेदा को ढूंढने का सिलसिला कल से ही चल रहा था। अविनाश कल से ही बार बार वेदा का फ़ोन ट्राई कर रहे थे, पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। आज वापस से उन्होंने ट्राई किया तो बगल की झाड़ियों से फ़ोन बजने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा तो वहाँ पर वेदा बेहोश पड़े थे। उन्हें होश में लाया गया और सवालों की बौछार शुरू हो गई। कहाँ चले गए थे तुम? हम पूरा दिन कल तुम्हें ढूंढते रहे, तुम्हारा फ़ोन लगा रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा। वो तो शुक्र हो आज फ़ोन लग गया, तुम्हें पता चला तुम यहाँ पर हो। तुम वैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे? अविनाश ने पूछा, जिस पर वेदा उन्हें सारी कहानी सुनाते और सुनकर सब हैरान हो गए। चैम्बर बनना शुरू हो गया था और जब तक चैम्बर नहीं बना वेदा वहीं पर रुके। चैम्बर बना, वेदा ने मटकों की मदद से उस पूरे इलाके को मंत्र बाधित किया। एक घेरा बन गया, जिसके बाद अंदर ब्लास्ट किया गया। गुफा दफन हो गई। ऊपर कंक्रीट डलवाकर पूरा इलाका मजबूती से बंद कर दिया गया और अब कोई भी खतरा नहीं बचा। और इस तरह वेदा ने दांतों तले उंगली चबाने वाले मिशन को पूरा कर दिया। पर वहीं ऊपर वो जो काले लिबास वाली आकृति थी वो गुस्से से लाल हो रही थी, क्योंकि उसके प्लान पर किसी ने पानी फेर दिया। बड़े मुश्किल से वो द्वार खुला था उन चाइनीज आर्मी वालों की मदद से, जिसके बाद उसके मन में आशा जगी कि वो उन्हें मुक्त करा सकता है। पर मुक्त कराने से पहले ही एक शख्स आया जिसने उनके प्लान पर पानी फेर दिया।